नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रियल हिंदुस्तान का खास शो सीधा सवाल सीधा जवाब। हालांकि 2022 का चुनाव नज़दीक आ गया है तो सियासत में भी अब माथापच्ची भी शुरू हो गई है। जो सियासतदार हैं उनका भी अब गठजोड़ चालू हो गया है। किसी से गठबंधन चल रहा है तो किसी से लठबंधन चल रहा है। लठबंधन हम इसलिए कह रहे हैं, कोई पार्टी 400 का दावा कर रही है तो कोई 350 का दावा कर रही है, लेकिन क्या कुछ होगा उसी विषय में बातचीत करने के लिए आज हम मौजूद हैं जनपद भदोही और विधानसभा महाराजगंज। पंजाब नेशनल बैंक के ठीक सामने हमारा डिबेट शो कार्यक्रम चल रहा है और आज नेता और जनता आमने सामने है और नेताओं से हम सीधा सवाल भी करेंगे और सीधा जवाब भी मांगने की कोशिश करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए शरद सोनकर मंडल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से संजू कनौजिया जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पीस पार्टी से जावेद अंसारी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज शुरुआत करेंगे शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, जातिवाद, धार्मिक तुष्टीकरण, आरक्षण, राम मंदिर, धारा 370, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। फिलहाल सबसे पहले मैं सत्ता पक्ष से शुरुआत करूंगा, क्योंकि इनका हमेशा से दावा रहता है कि हम राष्ट्रवाद की बुनियाद पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या इस बार राष्ट्रवाद या जातिवाद, परिवारवाद या फिर और भी कुछ हो सकता है? जी, सबसे पहले मैं माँ भारती को सादर प्रणाम करता हूँ। हिंदुस्तान रियल एस्टेट TRH लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, जो कि पूरे देश को स्वतंत्र और निष्पक्ष आईना दिखाने का कार्य करती है। ऐसे मैं पारंगत विद्वान मीडिया के लोगों को सादर प्रणाम करता हूं। और जहां तक सन 2022 के चुनाव का बात है, हमारी सरकार कोई जाति धर्म की सरकार नहीं है, सर्व समाज की सरकार है, राष्ट्रहित के लिए कार्य करती है। कोई जात धर्म हमारे सरकार के एजेंडे में नहीं है। चाहे आज कश्मीर से कन्याकुमारी हो, भारत एक है, अखंड है। भारत की रक्षा के लिए, संप्रभुता की रक्षा के लिए हमारी सरकार सत्ता को ठोकर मार देती है, सत्ता का त्याग कर देती है, लेकिन राष्ट्रहित में माँ भारत पे कोई आँच न आने पाए, मेरे सरकार की सबसे बड़ा उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद पे भाषण देती है। उनका चुनावी जो पूरा एजेंडा है इसी के इर्द गिर्द रहता है। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी, जो कि यूपी चुनाव में हमेशा से दूसरे का रास्ता देखती है, दूसरे की थाली का चावल देखती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने समाजवादी से भी गठबंधन किया था। यूपी को ये साथ पसंद है, ये स्लोगन 2017 के विधानसभा चुनाव में काफ़ी वायरल हुआ था, लोगों के जुबान पे आया था कि यूपी को ये साथ पसंद है। इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, सभी पार्टियां अलग अलग, जो बड़ी पार्टियां हैं, अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी इन सभी पार्टियों को टक्कर दे पाएगी? ये तो आने वाला समय बताएगा टक्कर देती है कि नहीं देती है। नहीं, आने वाला समय तो बताएगा, लेकिन कुछ ऐसा जो प्रमुख मुद्दा एजेंडा कह सके, जो कांग्रेस पार्टी 2022 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में लेकर आगे आ रही है, लोग उसे पसंद करें। हाँ, इस बार लेके आएगी। कई एजेंडे हैं जो सब जनता के सामने लेके आएगी, जो जनता को पसंद आएगी और जनता उसे लाइक करेगी। चलिए, कांग्रेस पार्टी का चाहे जो भी हो, और भी पार्टियां जो दमखम दिखा रही हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में। लोकतंत्र यह देश है, लोकतांत्रिक देश है और सभी को बोलने, संगठन बनाने, हर चीज़ की स्वतंत्रता है। तो पीस पार्टी भी क्या 2022 में कुछ अहम रोल निभा पाएगी, कुछ बड़ा गेम कर सकती है? जी, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सभी का जिन्होंने मुझे, पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है, और साथ में अपने बड़े भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, मुद्दा चाहे बीजेपी का रहा हो या कांग्रेस का रहा, इन्होंने हमेशा हमें बांट कर चुनाव लड़ा है। और हम अपना मुद्दा जो रखते हैं कि हिंदू और मुसलमान को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। हमारा मेन मुद्दा ये है कि गरीबों को
ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण मिल सके, हर समाज को आरक्षण मिले ताकि सब पढ़ें और सब बढ़ें। तो आरक्षण से देश का विकास हो जाएगा। जी ज़रूर होगा। आरक्षण से देश का विकास हो जाएगा। और आरक्षण भी भारतीय जनता पार्टी जो है कोटा बढ़ा के 2030 तक कर दिया, तो आरक्षण से विकास होगा। सही है कि गलत है? जी नहीं, संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब देश आज़ाद हुआ, देश को संविधान का एक कानून की व्यवस्था दिया, संविधान दिया, गरीब मजलूम लोगों को आरक्षण की व्यवस्था दी। उस आरक्षण के तहत आरक्षण का सपना हमारी सरकार ने बखूबी निभाया। 10-10 साल पर आरक्षण का रेन्यूअल होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रेन्यूअल करके आगे बढ़ाने का काम किया। हमारी सरकार आरक्षण व्यवस्था के न कल खिलाफ थी न आज खिलाफ है। हमारी सरकार का कहना है नौजवानों को रोजगार हमारी सरकार देती है, महिलाओं को स्वरोजगार देने का कार्य करती है। 10 लाख महिला समूह के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार देने का मेरी सरकार कार्य किया। आप महिला हैं कांग्रेस पार्टी से, और विपक्ष में कहें तो राष्ट्रीय पार्टी में बड़ी भूमिका में आप हैं। ये कह रहे हैं कि महिलाओं को साथ लेकर के स्वरोजगार वगैरह से बातें कर रहे हैं। क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को साथ लेकर काम कर रही है, या फिर महिला कह सकते हैं कि सुरक्षित है या फिर सहज है? क्या कहना है? महिलाएं बिल्कुल नहीं सुरक्षित हैं। एक नारा दिया था हमारी भाजपा पार्टी ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कितनी बेटियों की शिक्षा पर कितना खर्चा हुआ, कहीं खर्चा हुआ कहीं दिख रहा, उससे ज़्यादा तो पार्टी ने अपने ऊपर खर्चा कर लिया। पार्टी ने कोई खर्चा नहीं किया बेटियों के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। कांग्रेस पार्टी को यह पसंद नहीं है क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ये नारा तो सही है। हमें पसंद है, सबको पसंद है। अगर पसंद होता तो उसके ऊपर काम करना चाहिए ना। बेटियों के ऊपर क्या काम किया गया आप बताइए। आप पे आरोप लग रहा है आप काम नहीं कर पा रहे हैं क्या? मैं बता रहा हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार, योगी की सरकार 1 करोड़ 88 लाख बेटियों को लाभान्वित करने का कार्य किया है। मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी की विश्व की जेंडर सांख्यिकी के रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान की बेटियां भारत की गरिमा गौरव बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। हिंदुस्तान की बेटियां 43% पे हैं, अमेरिका की 34% पे है, जर्मनी की 27% पे है। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री की कृपा से 14 के बाद हमारी जब सरकार बनी, मोदी की सरकार बनी, भारत की बेटियां हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया में भारत की गरिमा गौरव बढ़ाने का कार्य किया है। जब बेटियों की सुरक्षा की बात आती है तो सभी सरकारें अपना अपना दावा करती हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबका अपना अपना अलग अलग स्टैंड होता है। लेकिन वास्तविकता क्या है, आंकड़े चाहे जो भी हो, चाहे वो नीति आयोग की रिपोर्ट हो, चाहे वो विश्व संगठन की रिपोर्ट हो, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत आती है तो जनता बताती है कि बेटियां सुरक्षित हैं कि नहीं हैं। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस सरकार में या कोई भी सरकार हो, जिस तरह से आए दिन अखबारों में बलात्कार की, रेप की, अन्य जो कि अपहरण की खबरें छपती रहती हैं, उसमें क्या लगता है आपको? क्या सरकारें फेल है, सिस्टम फेल है, या फिर और कुछ है? देखिए, जहाँ तक बात महिला सुरक्षा की है तो पहले से तो काफ़ी ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन पूर्णतः नहीं कह सकते कि पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो इसमें और भी जो है व्यवस्था का पूरा ध्यान रखना चाहिए सरकार को। फिलहाल पिछले जो 5 वर्षों में देखा जाए या 7 वर्षों में देखा जाए तो इसमें डेवलपमेंट तो दिख रहा है, फिर भी अभी इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। आप जो वर्तमान सरकार है उसमें जो बेटियों की सुरक्षा के लिए जो नीतियां चल रही हैं उससे आप कितना संतुष्ट हैं? उसमें अगर संतुष्टि की बात की जाए तो अभी 50-50 कह सकते हैं। 50-50 कह सकते हैं, लेकिन आम आदमी भी अपने आप को अभी भी नहीं कह सकता कि पूरी तरह से बेटियां सुरक्षित हैं। क्यों भैया, बेटियां सुरक्षित हैं इस सरकार में? हाँ, बेटियां सुरक्षित हैं। फिलहाल जब बेरोजगारी की बात आती है तो सभी गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं कि हम रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 19 लाख रोजगार देंगे, 50 लाख रोजगार देंगे। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? कभी कोई कह देगा कि आप पकौड़ा बेचिए वही रोज़गार है, कोई कह देगा ये करिए वही रोज़गार है। लेकिन पकौड़े वाली जब बात आती है तो प्रधानमंत्री ने एक बार बयान दिया था कि अगर पकौड़े बेचा जाए तो रोज़गार हो सकता है। ये
पकौड़ा अब युवा पढ़ लिख के पकौड़ा बेचेगा? जी नहीं, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में एक हाई टेक्नोलॉजी की शिक्षा है, कंपटीशन का युग है। प्रतिभावान छात्र हर समय वो कंपटीशन क्वालिफाइड करके IAS, PCS, MBBS हर अपने परीक्षा को उत्तीर्ण करके हर उच्च पद पे जाते हैं, जहां तक उनके रोजगार की बात है। और सरकार के तुलना में मेरी सरकार 5 साल के कार्यकाल में नौजवानों को रोजगार दिया, स्वरोजगार देने का कार्य किया, निष्पक्ष और कानून की सरकार स्थापना करने का कार्य किया। कोई हमारे सरकार में भेदभाव नहीं है। हमारी सरकार हर समय युवाओं को शिक्षा पर, हमारे बेटियों को मुफ्त शिक्षा पर, सर समाज की स्नातक की बेटियों को मुफ्त शिक्षा का ध्यान रखते हुए हमारी सरकार बहुत बड़ा परचम लहरा दिया है। इस समय कोविड काल आया, कोविड काल में लाखों करोड़ों रोजगार जो है छीन लिए गए। जब GST लगाया गया उसमें भी लाखों कंपनियां बंद करा दी गईं। कांग्रेस पार्टी हमेशा बीजेपी को घेरती है, चाहे सड़क हो चाहे संसद हो। ये कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, सही है या नहीं है? कहाँ रोजगार है? आप हमें दिखाइए, रोजगार कहाँ है? किसे मिला रोजगार? पेपर आउट हो जा रहा है और सरकार कह रही कोई नहीं है। पेपर आउट हो जा रहा है जी, पेपर आउट हो रहा है। इसके पहले तो भ्रष्टाचार था, पूरा देश का धन 48 वर्ष तक ही कांग्रेस की सरकार थी, लीपापोती कर देती थी। लेकिन भारत का यशस्वी भारत का, तेजस्वी भारत का तपस्वी प्रधानमंत्री ने एक आदेश दिया कि ये इस सरकार में भ्रष्ट मुक्त सरकार होगा, भ्रष्ट युक्त सरकार होगी। इस सरकार में भ्रष्टाचार एकदम नहीं होगा। लोकसभा का चुनाव नहीं है, विधानसभा का चुनाव है। और विधानसभा का चुनाव जो है तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में अभी यूपी टेट का परीक्षा पेपर लीक हुआ है ना, उस पर बात करिए। उत्तर प्रदेश में यूपी टेट का जो भी परीक्षा लीक हुआ, उसके लिए जो भी अधिकारी गलत किए वो जेल के सलाखों में मेरी सरकार 24 घंटे के अंदर उनको दंड देने का कार्य किया है। सरकारी सिस्टम पे हमेशा सवाल उठता है, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया और युवाओं में हमेशा से रोष हो गया कि रोजगार तो मिल नहीं रहा है और जब कुछ आशा आती है तो पेपर लीक हो जाते हैं। आप भी युवा हैं, कितना सहमत है इस चीज़ से? देखिए, आपने जो कहा सही कहा कि पेपर लीक होने से युवाओं में थोड़ी सी निराशा की भावना आती है, लेकिन पेपर लीक कौन कराता है? सीधी सी बात है, पेपर हम आप लोगों के बीच में ही कोई लीक कराता है। और पेपर लीक कराने वालों को सख्त से सज़ा मिलनी चाहिए। और हमारी योगी सरकार ने 24 घंटे के अंदर सज़ा दी और इतिहास में पहली बार हुआ कि पेपर लीक होने के बाद तुरंत उसको निरस्त किया गया और 1 महीने के अंदर पुनः पेपर कराने का निर्णय लिया गया। लेकिन सरकार पे हमेशा से जो आरोप लगते हैं कि आपके सिस्टम में गड़बड़ी है जिससे पेपर लीक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार के सिस्टम पे तो सवाल खड़े होते हैं ना। बिल्कुल सरकार खड़े होते हैं, लेकिन यह है कि सरकार कहाँ पर, सरकार हर जगह है। लेकिन अगर हम आपको दायित्व दे दिए कि आपको ये पेपर कराना है, आप अपने सेंटर पर रखिए, जब सेंटर के ही लोग मिली भगत करके पेपर लीक करा देते हैं तो कहाँ से हो पाएगा? उनके खिलाफ सरकार यही कर सकती है, एक्शन लग सकती है, सुरक्षा देती है। लेकिन कहाँ सरकार, जब तक हम अपनी नीयत को नहीं साफ करेंगे तब तक क्या बोलते हैं, कोई भी पेपर या कोई भी सही काम नहीं हो सकता। पहले अपने अंदर यूपी टेट का परीक्षा जो पेपर था वो लीक हो गया। भारतीय जनता पार्टी बोल रही है 1 महीने के अंदर अंदर फिर से पेपर चालू हो जाएगा। जो दोषी हैं उन्हें हमेशा कड़ी से कड़ी जो है सजा दी जाएगी। लेकिन पेपर लीक क्यों हुआ? सरकार पे हमेशा, क्योंकि जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, ठंड में जाकर के वो एग्ज़ाम देने के लिए कई दिन वो मेहनत करता है, जाता है, तो युवाओं में रोष है। आप भी युवा हैं, किस रूप से, किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, जो यूपी टेट का पेपर लीक हुआ है इसमें तो भारी रोष है युवाओं में, क्योंकि एक तो बहुत दिनों के बाद एक अवसर मिला और वहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो गया। तो यहाँ पे सरकार का तो देखिए, सरकार जो भी सरकार, चाहे जो भी सरकार रहे प्रदेश में, अगर कुछ भी 19-20 होता है तो निश्चित तौर पे सरकार पे सवालिया निशान बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन जो वहाँ पे पेपर कराने के लिए जिसको दायित्व दिया गया है, उनको भी ख्याल रखना चाहिए कि किस तरह का क्या प्रॉब्लम हो रहा है या किस तरह से पेपर को कराना चाहिए। तो यहाँ पे सरकार को जो आप या कोई गलत ठहरा रहा है, तो नो डाउट सरकार का तो प्रॉब्लम है ही, क्योंकि जो भी अगर 19-20 होगा तो उसमें सरकार को हम, जो राजा होगा, प्रजा अगर परेशान हो रही है तो बिल्कुल उसका उत्तरदायित्व राजा को कहा जाएगा, नो डाउट।
जब प्रजा परेशान होगी तो राजा को लोग कोसेंगे ही कोसेंगे, क्योंकि सरकारें तो इसीलिए पलटती हैं ना। सरकारों का चयन तो इसीलिए होता है कि सिस्टम में सुधार लाया जाए, व्यवस्था में सुधार लाया जाए, आम जनता के जीवन में सुधार लाया जाए। ये सब दावे चाहे भारतीय जनता पार्टी करती हो चाहे कांग्रेस पार्टी करती हो। आप एक पार्टी के प्रतिनिधि हैं, किस चीज़ कैसे देखते हैं इस चीज़ को? सर जी, पहले तो ये जो नीट की परीक्षा रिजेक्ट हुआ है उसमें सरकार की मिली भगत थी, क्योंकि अभी तक दोषियों को सज़ा नहीं मिला है। ये आप भी जानते हैं, भाई साहब भी जानते हैं। और जहाँ भी आप देखिए, चाहे प्रदेश की रही हो या केंद्र में रहा हो, हर जगह हमारे युवाओं को ही चला जा रहा है। कहीं पेपर लीक कर दिया जा रहा है। अब एक हिसाब से बताइए कि जो 1 महीने 1.5 महीने से तैयारी करके वहाँ पहुँच रहा, पता लगा पेपर लीक हो गया, फिर वो रिपीट करेगा। जिसे आप कोई भी काम कर रहे हैं उसे हम ख़त्म कर दें, आपको कैसा लगेगा? तो ये सरकार जो है सिर्फ ये चाहती है कि युवा न पढ़ सके न हमसे रोज़गार मांगे। युवा न पढ़ सके और न रोज़गार मांगे। हालांकि जब पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? जैसा कि इन्होंने कहा कि युवा 1-1.5 महीने से तैयारी करके उसके बाद वहाँ सेंटर पहुँचता है तो पेपर निरस्त हो जाता है। मैं माननीय जी को समझाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ कि जो छात्र हैं वो अवसरवादी नहीं है कि पेपर आया 1 महीने की तैयारी करें फिर कर लें। आपकी पार्टी की तरह नहीं है कि चुनाव आया तो तुरंत बरसाती मेघा की तरह उतरिया करके प्रचार ये है वो है, विरोध करें ये है, सारा सिस्टम समझाने लगे। जो छात्र होता है वो सालों से मेहनत करता है और वहाँ सेंटर पर जाके एग्ज़ाम देता है, न कि 1.5 महीने से तैयारी करके। पेपर लीक हुआ यूपी टेट का पेपर, और विपक्ष हाई वोल्टेज ड्रामा, ये किस नज़रिए से देखते हैं? सर देखिए, पेपर तो लोग तैयारी कर लेते हैं, मतलब बहुत बड़ा डिग्री भी ले लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं सर, जो गरीब आदमी रहते हैं कि मतलब पैसा बिना नौकरी नहीं पा सकते हैं। क्योंकि पैसा जहाँ जाइए हर अधिकारी 4 लाख लगेगा, 2 लाख लगेगा, 3 लाख, सबसे ज़्यादा यहाँ पे सर देखिए घूसखोरी ज़्यादा है। अभी हम बात कर रहे थे नेताओं की, तो बात कर लेंगे नेताओं की। थोड़ा सा भैया कैमरा घुमा दीजिए पीछे की तरफ, कैमरा घुमाइए। समाजवादी पार्टी की ये विधानसभा और आई की ये प्रत्याशी हैं और इनका टाइम दिया गया था 3 बजे, आ रही हैं 4 बजे। तो हालांकि शिकायत तो हमें भी है, और शिकायत इसलिए है कि जब अभी विधायक नहीं बनी है तो 1 घंटे लेट आ रही हैं। अब विधायक बन जाएंगी तो कब आएंगी, ये बड़ा सवाल है। पहला सवाल तो इन्हीं से यही करेंगे। पहले तो स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है, आइए आप। और ये जनता है देख रही है, क्योंकि 22 में चुनाव है, यही सवाल करेगी और ये जानना चाहती है कि अगर ये विधानसभा चुनाव जीत जाती हैं, विधायक बन जाती हैं, तो क्या इसी तरह से लेटा लपेटी होता रहेगा और जनता का काम जो है ये दब जाएगा? बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित जन को निवेदन प्रणाम करना चाहती हूँ, और देर से आने के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और मैं लपेटा लपेटी वाली सरकार से नहीं हूँ। हमारी सरकार समाजवादी पार्टी सरकार जो है वो लपेटा लपेटी वाली सरकार नहीं है। और हमें देर आने से हमें खेद है, मैं कहीं फंस गई थी किसी कार्यक्रम में, क्योंकि हम लोग का एक ही कार्यक्रम नहीं है कि मैं उसी में तत्काल आपके यहाँ पहुँच जाऊँ। फिलहाल आपसे सवाल तो करेंगे, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं वे दावा करते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो सारा चीज़ सिस्टम से हो जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरी भी है और उन्होंने शासन भी किया है। जो इस समय समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं मुलायम सिंह यादव, वे भी मुख्यमंत्री बने और उनके सुपुत्र भी मुख्यमंत्री बने। इस बार ये बड़े चेहरे हैं मुख्यमंत्री के लिए अखिलेश यादव। तो क्या कुछ बड़ा कारनामा होगा कि योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे? नहीं, इस बार योगी जी बिल्कुल मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ढोंगियों की सरकार जाने वाली है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, जब नाव डूबती है तो उसमें से चूहा निकलकर बाहर भाग जाता है। ढोंगियों की सरकार, भारतीय जनता पार्टी बोले तो ढोंगियों की सरकार, आरोप समाजवादी पार्टी का। देखिए, हमारी सरकार ढोंगियों की सरकार होती तो इसके पहले 17 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पुनः सत्ता में आती जनता की अदालत में। सच्चे लोकतंत्र में जनता की सरकार है, जनता के लिए, जनता के दुख दर्द के लिए है। इनकी 5 साल की सरकार थी, इनकी सरकार ढोंगियों की सरकार नहीं थी, अपराधियों की सरकार नहीं थी। तो इनको जनता ने फिर पूरा मौका क्यों नहीं दिया? हमारे सरकार को जनता ने मौका दिया है। पुनः उत्तर प्रदेश में
300 के पार योगी की सरकार होगी, जनता की सरकार होगी, वो आने वाला समय बताएगा। 2022 में ये बोल रहे हैं 300 पार। समाजवादी पार्टी कितना दावा करती है? देखिए, मैं कहना चाहती हूँ सबसे पहले ये औराई विधानसभा नहीं, जिला नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश इस समय बदलाव चाहता है। बदलाव चाहने का कारण यह है, ये बीजेपी की झूठी मक्कारी सड़ी गली सरकार ने जो महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ और हमारे नौजवान किसानों व्यापारियों के साथ जो बदसलूकी किया है, उसका एक एक करके हम लोग समाजवादी पार्टी हमारी पूर्ण बहुमत से 2022 में सरकार बनने जा रही है। हमारी सरकार आने पर इन ढोंगियों को हम एक एक करके हिसाब लेंगे। कैसा हिसाब? बड़े बड़े पोस्टर लगवा रहे हैं कि 22 में आएंगे, हर चीज़ का हिसाब होगा। ये बोल रहे हैं बीजेपी वाले हमेशा बड़े मन से। जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जो बड़े नेता हैं वे कहते हैं कि हम गुंडों का जो प्रदेश बना था, अब गुंडों का प्रदेश नहीं रहेगा, अब उत्तम प्रदेश बनेगा, गुंडों को बाहर भेज रहे हैं। इसमें आपत्ति आपको क्या है? एक मिनट, अभी आप लोगों ने हाल में ही देखा होगा, कहीं रामायण महाभारत में आप लोगों ने देखा होगा कि चीरहरण होता था। इस अभी 1-2 महीने के अंदर महिला का चीरहरण हुआ लखीमपुर खीरी में, और हमारी हाथरस की बिटिया को जो ये लोग पेट्रोल डाल के ये जो घटिया सरकार बैठी है बीजेपी की, ढोंगी बाबा आदित्य योगीनाथ ने खड़े होकर उस लड़की को पेट्रोल डालकर जला दिया। उसके माँ बाप ने रोते गिड़गिड़ाते रह गए कि हमारी बच्ची की लाश हमको दे दीजिए, लेकिन पुलिस वालों ने रातों रात पेट्रोल डालकर लड़की को जला दिया। हमारी बहन बेटियां इस ढोंगी सरकार में सुरक्षित है। अभी हाल में टेट का परीक्षा हमारे परीक्षार्थियों ने गरीब असहाय जो सड़कों पर। अभी बेटियों की बात हो रही है तो बेटियों की कर लेते हैं। आप हमेशा कहते आए हैं, बीजेपी वाले हमेशा कहते हैं कि हमारे शासन में बेटियां सुरक्षित हैं। उनका आरोप नहीं है, सच्चाई है। हाथरस में जिस तरह से कांड हुआ है और इसके बाद जिस तरह से उसको जलाया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया, क्या कहना है? देखिए, कोई भी सरकार हो, आज ये कह रहे हैं कि बेटियां हमारे यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, मेरे बेटियों का चीरहरण हो रहा है। ये पूछें, इन्हीं की सरकार थी, समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, उस समय चीरहरण किया, ये FIR दर्ज नहीं हुआ। उस समय कहाँ चली गई समाजवादी पार्टी की सरकार? समाजवाद का नारा कहाँ चला गया? बेटियों की इज्जत आबरू कहाँ चली गई? बलात्कार कहाँ चला गया? ये अपने सरकार से पूछा है। मेरी सरकार 24 घंटे में कि अपराधियों को सजा देने का काम करती है। समाजवादी बीजेपी पे आरोप लगाएगी, बीजेपी समाजवादी पे आरोप लगाएगी, कांग्रेस कहाँ टिकती है इस पर? ये सच्चाई है कि भाजपा के राज में लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। सपा में सुरक्षित है क्या? नहीं सुरक्षित। कांग्रेस में सुरक्षित है। कांग्रेस में सुरक्षित है, समाजवादी में नहीं है। नहीं है समाजवादी में सुरक्षित। अच्छा, समाजवादी में सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस का भी कहना है, बीजेपी का भी कहना है। जो रिमोट कंट्रोल बीजेपी में चल रहा है वही रिमोट कांग्रेस में भी चल रहा है। गठबंधन तो आपने किया था 17 में ना, लेकिन धोखाधड़ी हुआ, गठबंधन वाली बात नहीं। जो बीजेपी झूठ बोलने की मशीन बैठा ली है और जो LLB कर रखी है, वही कांग्रेस पार्टी भी करी। 17 में गठबंधन आपने किया, यूपी को ये 7 पसंद है। दो युवा जो है 17 के विधानसभा में बहुत चर्चित हुए थे। एक ऐसा युवा जो कहते हैं कि युवा होना ही नहीं चाहता है, और एक युवा जो युवा है। सही है कि नहीं है भैया? अब हम क्या बताएं, इन यूपी को उनका 7 पसंद है। 7 पसंद है कि नहीं है, पूरी जनता पिछले ही विधानसभा चुनाव में बता चुकी है किसके 7 पसंद है। माननीय योगी आदित्यनाथ किसी का पसंद है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 7 पसंद है। इसमें वर्तमान में डबल इंजन की सरकार चल रही है और भविष्य में भी चलेगी। दावा ये कहीं आप भारतीय जनता पार्टी से तो नहीं है? बिल्कुल हाँ, भारतीय जनता पार्टी से ही है। भारतीय जनता पार्टी से हैं। मैं सभी को मौका दूंगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जहां रैलियां रहती हैं, जहां प्रदर्शन होता है, वहां सिर्फ 6 कुर्सियां भरती हैं। हमारे समाजवादी पार्टी में हजारों करोड़ों लाखों की संख्या में तादाद में समाजवादी टोपियों का नारा लगता है। इससे क्या साबित होता है? समाजवादी टोपी से चुनाव लड़िएगा? नहीं, टोपियों से नहीं, लड़ेंगे। समाजवादी करोड़ों की संख्या में रैलियां में आते हैं, उससे क्या साबित है? 2022 में हमारी सरकार बनने जा रही है। कुर्सियां खाली हैं तो क्या चुनाव भी हार जाएंगे? देखिए, ये जनता की अदालत है। हम जनता के बीच जाते हैं, जनता हमारे लिए सर्वोपरि है।
ये भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सभी को समानता का अधिकार देती है। संविधान का स्रोत भारत की जनता है, भारत की जनता है। मैं जनता की अदालत में अपने विकास को लेकर जाऊंगा, कार्य के लेकर जाऊंगा, बहन बेटियों को सुरक्षा के लेकर जाऊंगा। अगर मेरे कार्य से अगर जनता वो दुखी होगी तो मुझे सत्ता से धिक्कार देगी, मैं अपने घर बैठ जाऊंगा। अगर मेरे कार्य से सुखी होगी तो पूरा 300 के पार मुझे सीट जिताकर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाने का कार्य करेगी। जब बात बेरोजगारी की हो गई, बेटियों की सुरक्षा की हो गई, तो बात महंगाई पर भी होगी। अब बात महंगाई पे इसलिए होगी क्योंकि तेल जो है ना, सरसों का तेल 95 रुपये से लेकर के आज 210 रुपये लीटर बिक रहा है। जो पेट्रोल का तेल था 72 रुपये से लेकर के 108 रुपये पहुँचा। इसके बाद लॉलीपॉप दिया गया 10-12 रुपये कम करके 95 या 96-95 रुपये किलो लीटर कर दिया गया। लॉलीपॉप बार बार क्यों दे देते हैं आप लोग? देखिए, लॉलीपॉप नहीं है। कोरोना काल में भंडारण की बात थी, उस समय देश संकट के घड़ी में था, विश्व की सारी निगाहें थी। उसमें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को देश की रक्षा के लिए, हमारी आपकी रक्षा के लिए, करोड़ों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत थी। तेल का भंडारण करना पड़ा, खपत करना पड़ा कि देश की हमारे कोई ऑक्सीजन प्लांट न फेल हो जाए, देश की जनता के लिए खतरा न बन जाए। उसमें कुछ रेट बढ़ा, उसके बाद 12 रुपये प्रति लीटर घटाकर हमारी सरकार ने जनता को राहत देने का कार्य किया है। ये बताइए कि घरेलू उत्पाद में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, क्या आप मानते हैं कि जो छोटे स्तर के लोग हैं, जिनकी ज़िंदगी 200-300 रुपये में कमा करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जीना संभव है क्या इस समय? मैं आपको वादा कर रहा हूँ, विश्वास कर रहा हूँ, आज से 30 साल पहले हमारे आपके यहाँ खेती होती थी। एक आदमी का तेल का, सरसों का खर्चा 1 महीने का 600 ग्राम आता था। आज 1 महीने में एक आदमी पर खर्चा 300 आ रहा है। हमारे यहाँ सरसों का उत्पादन क्षमता कम है, हमारे आयात होता है, इसलिए तेल की कीमत बढ़ती है। तेल को छोड़ दीजिए, और भी चीज़ें हैं जो महंगी हो रही हैं, जैसे दाल, अरहर की क्या बताएं, आलू सब्जी सस्ता है, हर चीज़ सस्ता है, कोई चीज़ तो ऐसा महंगा नहीं है। सब सस्ता है। अभी जो भैया ने इन्होंने कहा बीजेपी की सरकार में, बताइए कौन संतुष्ट है? और ये सरकार इस 4.5 वर्ष में करा क्या? हमारे किसान भाइयों ने 10 लोगों का ये सरकार, बीजेपी की मक्कारी सरकार। पहले तो बात महंगाई की हो रही है, तो किसान आंदोलन पे क्यों जा रही हैं? 1 मिनट, जो किसान भाइयों को रोक दिया, जो हम लोग का पेट भरते हैं, चाहे किसी भी दल के लोग हों, चाहे कोई भी लोग हो, ये रोटियां जो है पार्सल ऑनलाइन नहीं हो रही है। हमारे किसान भाइयों ने उत्पादन करके हम लोग का पेट भर रहे हैं, उसको ये गवर्नमेंट ने रोक दिया। एक किसानों की शोषण कर रहा है और महंगाई सरसों चरम सीमा पर। सरसों का तेल, डीजल, पेट्रोल आपने देख लिया। अभी लॉलीपॉप तो दे रहे हैं, अब चुनाव नज़दीक आ गए, ललचा रहे हैं लोगों को, अभी अचानक में घटा दिए। लेकिन इस बार जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से विजयी होगी। नेताओं में नेतागिरी होती है कि जब आप बात करिएगा शिक्षा की तो बात करेंगे बेरोजगारी की, जब आप बात करिएगा बेरोजगारी की तो बात करेंगे महंगाई की, और जब बात महंगाई की होगी तो बात आ जाएगी किसान आंदोलन की। ये लोग, इन लोगों का ये है कि भैया इस बार हम शासन करेंगे, अगली बार आप शासन करना, अगली बार ये मतलब बारी बारी से शासन करेंगे। जनता क्या करेगी फिर? जनता की छुट्टियां बना रहे हैं, जनता क्या किया जाए? जनता नोटा दबाएगी। 2022 में क्या होगा? जनता क्या निर्णय ले रही है? जनता निर्णय क्या ले रही है अभी जो जनता बताएगी, सामने आ जाएगा। 22 में क्या होगा भैया? अभी आदरणीय समाजवादी की प्रवक्ता बिंदु सरोज जी ने एक बयान दिया कि मंच पे 6 ही कुर्सियां लगती हैं, लेकिन मैं समाजवादी की प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि इनके कुर्सियों में एक ही कुर्सी क्यों होता है? ये बताइए, बहुत बड़ा आरोप है। सुनिए, जनता है, जनता बोल रही है कि एक ही कुर्सी क्यों होता है। आपका आरोप जातिवाद तो नहीं है, परिवारवाद वाला? नहीं, परिवारवाद का ही है। परिवारवाद का है, जो मेरा शक था वो सही है। समाजवादी पे परिवारवाद का आरोप लगता है। अब वो इनका कहना है कि जो बड़े मंच लगते हैं समाजवादी पार्टी का, एक कुर्सी का मतलब है एक ही जाति के लोग। सही है गलत? बिल्कुल गलत। समाजवादी पार्टी समाज के लिए है, वो जातिवाद के लिए नहीं है। बिल्कुल समाजवादी हर जात के लोग। अच्छा, हम भैया से ये पूछना चाहते हैं, बीजेपी के भैया से, कि जो बीजेपी के भैया नहीं है, वो आम जनता है। बिल्कुल आम जनता से पूछना चाहते हैं, जो उन्होंने जवाब दिया। हमारी समाजवादी पार्टी में जो एम्बुलेंस, जो महिलाओं के लिए जो गाड़ियाँ की गई हैं, उसमें सिर्फ
जातिवाद सब यादव बैठ रहे हैं। हाँ हाँ ना, सुनिए ना, बताते हैं हम। जब ये एम्बुलेंस चालू की थी तो समाजवादी एम्बुलेंस सेवा, समाजवादी पेंशन सेवा, सही है कि नहीं है? ये समाजवादी, इसके बाद योगी सरकार आई, इसके बाद वो समाजवादी का नाम हटा करके वो सीधा नाम लगा दिया। ये आरोप जनता भी लगा रही है, आप भी लगाते हैं, तो आपसे तो नहीं पूछते हैं, कांग्रेस से पूछते हैं। पिछली बार साथ थे, अब ये बताइए कि ये समाजवादी रोजगार पेंशन योजना, समाजवादी एम्बुलेंस सेवा, ये सब ये जातिवाद है कि नहीं है? हाँ, जातिवाद भरी हुई। स्टिकर लगा लगा करके प्रचार कर रहे हैं। हाँ, अपनी पार्टी का प्रचार करना इनकी आदत है, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, बस अपनी पार्टी का प्रचार करना जानते हैं। जो दूसरा कोई बनाए रहेगा उसका जाके अपने नाम से उद्घाटन करेंगे, फीता काटेंगे, और कुछ नहीं कर रहे हैं। फीता किसके काम का? कौन फीता काट रहा है? रुकिए, भाजपा काट रही है। किसके काम का? कांग्रेस के कार्यकाल का जो भी निर्माण हुआ था उसे अपना बताकर उसका वो कर रही है। आज तक बताइए महंगाई पे क्या किया? 300 के पार कर रहे हैं। इस बार जब अगर भाजपा की सरकार गलती से बन गई तो सरसों का तेल जो 200 में मिल रहा है, जो पेट्रोल 100 रुपये मिल रहा है, वो सब 300 के पार ही जाएगा। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी 300 से ज़्यादा सीटें जीतती है, सरकार बनाती है, इनका कहना है कि फिर महंगाई भी 300 प्लस हो जाएगी। ये बीजेपी वाले हमेशा घिरते जा रहे हैं। भैया जवाब दीजिए। जी देखिए, महंगाई कभी नहीं बढ़ी है और न महंगाई आज है। अभी इन्होंने, हमारी माननीय ने कहा कि ये सरकार किसानों को रौंद रही है। हमारी सरकार 46 लाख किसानों को 36,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ़ कर दिया। हमारी सरकार किसानों को 1,44,00,000 करोड़ रुपए का गन्ने का बकाया मूल्य का भुगतान किया। लेकिन आपके ही सरकार में 700 750 किसान मारे गए, ये भी बता दीजिए ना। हाँ, वो मारे क्यों गए? ऐसे ऐसे उसी में उग्रवादी टाइप के लोग थे, धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करके। किस पार्टी से थे? किस पार्टी से थे? यही सपा के लोग। सपा के 750 किसान मरे हैं, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं उसमें उग्रवादी थे। वो कौन से पार्टी के थे? सपा के थे, कांग्रेस के थे? जवाब दीजिए। बिल्कुल झूठी है, ये झूठी सरकार है, झूठी बात कर रहा है। सारे हमारे किसान भाइयों ने थे, हमारे खून पसीना बहाने वाले किसान भाइयों ने थे। वो कहाँ से वापस करेंगे? उन बहुओं और माताओं बहनों के पतियों को कहाँ से वापस करेंगे? झूठी सरकार। और जो इन्होंने अभी कहा है कि अरे आप माफ़ कर दिए, ये माफ़ नहीं किए हैं, लालच दे रहे हैं हमारे जनता को, हमारे पब्लिक को लुभावना दे रहे हैं अपनी सरकार लाने के लिए। लेकिन किसी कीमत पे जनता इस बार ठुकरा देगी, बीजेपी को भगा के छोड़ेगी। देखिए, लालच की बात करिएगा तो हर पार्टी कुछ ना कुछ तो बांटती है। समाजवादी पार्टी भी लैपटॉप बांटी थी। भैया आप युवा है ना, युवा भी कुछ नहीं बोलना चाहता है। मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। 2022 का चुनाव नज़दीक है, 2022 का चुनाव नज़दीक है। समाजवादी पार्टी का अलग दावा, कांग्रेस का अलग दावा, बीजेपी का अलग दावा। वास्तव में जनता क्या सोचती है? अरे समाजवादी की सरकार आवता और जनता सोचेगा? इतना महंगाई, इतना भ्रष्टाचार, इतना 420, लूट घसोट, सारी कौन काबिलियत है, अव्यवस्था चलत है तो है, मार के ले लेते हैं। ऐसा कब सरकार में रहा, ये तोहरे सरकार में रहा, छिनैती डकैती लूटपाट मत बतिया। ये जनता, देखिए जनता में क्या होता है, जब आप जनता से पूछिएगा तो जनता में हमको लगता है कि समाजवादी बीजेपी के भी समर्थक होते हैं। और यही कारण है विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि जब आप निष्पक्ष वोटिंग नहीं करिएगा तब से किसी भी देश का विकास नहीं होगा। युवा है, 22 में बदलाव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। क्या होगा? इस बार जो डिसीजन होगा वो जनता के हाथों में होगा। मैं एक छात्र हूँ और मैं इलाहाबाद सिविल लाइन में तैयारी करता हूँ और मैं एसएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। मेरे बीजेपी के अध्यक्ष जी बैठे हैं, मैं उनसे साफ साफ एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, एक किसान वर्ग का लड़का अगर जाके सिविल लाइन या किसी भी जगह जाके तैयारी करता है तो उसकी पिताजी की इनकम केवल 300 रुपये है या 350 रुपये। अगर इन दिनों अगर मान लीजिए कि अगर कल एग्जाम होने वाला है और आज लीक हो जाए पेपर, तो उसके दिल पर क्या गुजरती है? कभी आप दिल पर सोच कर देखिए, समझ में आएगा आपको। दर्द है, ये दर्द है एक स्टूडेंट का, ये दर्द है एक गरीब किसान के बेटे का। और बीजेपी जब घिरती है तो आला बाला बतियाती है। सही है कि नहीं है? देखिए,
इन्होंने कहा कि गरीब का किसान का लाल जाकर परीक्षा ली। इसके पहले तो उस छात्र का जवाब दीजिए। पहले सुनिए, पहले छात्र उन्होंने पूछा है कि जब गरीब किसान का बेटा जब तैयारी करता है और पेपर लीक हो जाता है, उस दर्द को क्या आप महसूस कर सकते हैं? बिल्कुल, मेरी सरकार ने महसूस किया। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देकर 1 महीने का समय दिया परीक्षा कराने का। 24 घंटे के अंदर अपराधियों को जेल के सलाखों में डाला। आपकी की सरकार ने तो इसको लीक करवा। सरकार इस समय किसकी उपस्थिति है? किसकी सरकार है? आप जैसे लोगों ने लीक करवाया। ये पार्टी वाले हैं। ये आरोप प्रत्यारोप विवाह का युद्ध तो चल ही रहा है, लेकिन इनका और भी कुछ है। भैया बोलिए। सर, ये हमारी पब्लिक है, मेरे जनता है ये। अगर हम लोग चुनाव में वोटिंग करते हैं तो सर एक उम्मीद रखते हैं कि ये जो सरकार आएगी हमारे लिए लाभदायक आएगी। आप कहते हैं मैं इस चुनाव के बाद अच्छा करूँगा। अरे सर, जब आए तो उस समय क्या था आपका ध्यान? उस समय आप नहीं ध्यान दिए। आप हर बार यही कहते हैं कि मैं अच्छा करूँगा। मैं सभी दल के नेताओं को चैलेंज करता हूँ, आप खुद के अंदर झांक कर देखिए, गंदगी आपके दिमाग में ही भरी है। ये देखिए, निष्पक्ष बात अभी हुई है। सभी पार्टी के नेता, सभी पार्टी वाले अपने आप में झांक के देखें कि वास्तविकता क्या है, क्या हमारा निर्णय जनता के हक में है या नहीं है। 22 में चुनाव है, नेताओं का तो बोलबाला चल रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से टहल रहे हैं, जनता का तो साइकिल से भी चलना दूभर हो गया है। सही है कि नहीं है? अगर हिंदुत्व को जीवित रखना है तो बीजेपी को चुनना है। बात अभी जब बात सिस्टम की होती और बात जब रोजगार बेरोजगारी महंगाई की होगी तो हिंदुत्व कहाँ से आ गया? भाई अपना अपना स्वतंत्रता के विचार है। मेरा सवाल आपसे, 22 में चुनाव, समाजवादी का दावा अलग, बीजेपी बोल रही है कि सत्ता वापसी हम कर रहे हैं, जनता क्या सोचती है? जनता ये सोचती है कि यहाँ जल्दी से जल्दी सस्ताई हो जाए, महंगाई भाग जाए, बीजेपी को हटा दिया जाए, ये गुंडागर्दी हट जाए। अगर गुंडागर्दी ना होती तो हाथरस की घटना ना होती, गुंडागर्दी ना होती तो जो है किसान के ऊपर गाड़ियाँ न चढ़ती, और जो है अखिलेश की सरकार आवे और अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये भारतीय जनता पार्टी ये महंगाई में फेल, गुंडागर्दी में फेल। लेकिन कह रहे हैं कि हम गुंडों का जो प्रदेश बना था, उससे हम गुंडों को भगा करके उत्तम प्रदेश बना दे रहे हैं। अरे भैया, कहाँ उत्तम प्रदेश बना दे रहे हैं? अगर उत्तम प्रदेश बन जाता तो यहाँ के जो है गृह राज्य मंत्री का लड़का किसानों के ऊपर गाड़ियाँ नहीं चढ़ा देता। यही उत्तम प्रदेश है। ये गृह राज्य मंत्री के जो लोग थे वो किसानों पे गाड़ियां रौंद दिए। ये शायद बात सही है, शायद नहीं, बात तो सही है। और इस पे बीजेपी घिर रही थी हमेशा से। जो योगी जी हैं, योगी जी कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना देंगे, गुंडों का प्रदेश बना था, गुंडा मुक्त प्रदेश बना देंगे। लेकिन समाजवादी वाले भी कह रहे हैं कि हाथरस में जिस तरह का कांड हुआ, लखीमपुर खीरी में जिस तरह का कांड हुआ, तो कहीं ना कहीं संदेह है कि भाजपा के सोच में खोट है या सोच दमदार और काम दमदार है, जो नारा दिया जा रहा है। देखिए, काम दमदार है, सोच दमदार है। इसके पहले चाहे बसपा की सरकार हो, सपा की सरकार हो, अपराध का प्रयोगशाला बना दिया था, कोई सुरक्षित नहीं था। एक घटना किनके सरकार में घटना नहीं होती, जो घटना करते हैं वो सरेआम घूमते नहीं है। हमारी सरकार ने घटना करने वाले अपराधियों को जेल के सलाखों में डाल देती है। अपराधियों का प्रयोगशाला समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। ठीक है, जवाब दीजिए। सपा की सरकार में हमारी बहू बेटियां बहनें, हमारे किसान व्यापारी, हमारे नौजवान बच्चे, जो हमारे छात्र छात्राएं थे, सुरक्षित थे। दुर्घटना और जो ये भैया ने क्या कहा अभी बोले हैं कि ये समाजवादी पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश अपराधियों का प्रयोगशाला बन गया। जी नहीं, ये बीजेपी की सरकार में, ये बाबा जी की सरकार में अपराधियों की सरकार बनी हुई है। अभी भैया हाल में देख लिया हमारे कितने नौजवान छात्रों के टेट का परीक्षा, इन्होंने परीक्षा क्यों रद्द करवाया? क्योंकि अगर परीक्षा हो जाती, हमारे नौजवान बच्चों को, हमारे छात्र छात्राओं कांग्रेस हमारे छात्र छात्राओं को इनको नौकरी देना पड़ता है। इनकी झूठी सरकार है। इस तरह आप समझ दीजिए आप बोलने के। देखिए, मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा, ये समाजवादी पार्टी का मंच नहीं है।
आप माइक को कृपया कोई भी टच नहीं करेगा, स्वतंत्र हैं, आप उन्हीं बातों को रख सकते हैं। लेकिन कृपया मैं फिर से कहूँगा, कांग्रेस पार्टी 22 में सच में बदलाव ला रही है क्या किसी का गेम बिगाड़ने के लिए आ रही है? सच में बदलाव लाएगी और गेम किसी का नहीं, उसकी सरकार बनेगी। किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप हत्या, बलात्कार, बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, यही मुद्दा तो समाजवादी का है, तो लोग समाजवादी को वोट देंगे कि कांग्रेस को देंगे? कांग्रेस को वोट देंगे। यही मुद्दा लेके भाजपा आए थे। आज क्या हुआ? महंगाई अपने चरम सीमा पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है। आप बताइए, बलात्कारी जो है सरेआम घूम रहे हैं। इन्हीं के पार्टी के नेता थे जो उन्नाव में कांड हुआ था, बलात्कार हुआ था। देखिए, शिक्षा पे बात हो गई, बेरोजगारी पे बात हो गई, महंगाई पे हो गई, बात करेंगे जातिवाद की। जातिवाद की बात इसलिए करेंगे क्योंकि जातिवाद की कोख से पैदा अनेक राजनीतिक पार्टियां इस समय 22 के चुनाव में अपना अपना दांव खेल रही हैं। कोई ठेकेदारी कर रहा है, कोई गठबंधन कर रहा है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, ये ओपी राजभर हैं, ये पहले बीजेपी में गठबंधन था, अब समाजवादी से गठबंधन कर लिए हैं। और भी जातिवादी पार्टियां हैं जो कि लोगों से गठबंधन करके अपनी ठेकेदारी दुरुस्त कर रहे हैं। सही है कि नहीं है? भैया, समाजवादी पार्टी में कोई जातिवाद नहीं है। समाजवादी पार्टी में कोई जातिवाद है ही नहीं। परिवारवाद है? परिवारवाद भी नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारा कोई अगर भाई है, अगर वो कुछ करना चाहता है तो स्वतंत्र है, वो अपना करेगा। हाँ, समाजवादी पार्टी में जातिवाद कहाँ है? ये जान लीजिए, ये महाराज जी को जो है ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या और किसान हत्या खा जाएगी। अच्छा, हाँ, ये बाबा जी को गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, किसान हत्या सब खा जाएगी। देखिए, महाराज जी की जो बात कहते हैं, ऐसा भारत में यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री न कोई हुआ न होगा। अब माँ भारत के आंगन में नया बसंत दिखाई देता है, नया बसंत दिखाई देता है। वंशवाद के परंपरा का अंत दिखाई देता है। वंशवाद के परंपरा का अंत दिखाई देता है। वंशवाद के परंपरा का मतलब इनका सीधा सीधा परिवारवाद पे ही प्रहार है। और आप बोल रहे हैं कि परिवारवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है। भैया, इन लोगों का झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, और ये लोग अगर झूठ नहीं बोलेंगे ना तो इन लोगों का काम चलने वलने वाला नहीं है। झूठ बोलकर इस बार जनता को कोई लुभाया नहीं जा सकता, ये आप समझ लीजिए। कोई लुभा नहीं सकता झूठ बोलकर। अगर इस बार अगर जनता झूठ में आ जाएगी ना तो कटोरा निकाल लेगा और हाथ में जो है खड़े हो जाएंगे सब भीख मांगने के लिए। क्या कहना है? सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। बड़ी ऊंची बातें आप लोग सारे नेतागण कर रहे हैं। गांव बसता नहीं कि प्रधान घोषित हो जाते हैं, वही हाल भारतीय जनता पार्टी का है। क्या बात है, ये जनता है, गांव बसता नहीं है कि प्रधान घोषित हो जाता है। कहावत है, हिंदिया में बता रहे हैं आपको कि भैया भैंसिया तना या खुटवा गाड़ लीला का। सही है कि नहीं है? अभी बता रहे हैं कि गांव बसाने प्रधान घोषित हो गए। ये आरोप ऐसी बात नहीं है। आप हमारे गुरु हैं, गुरुजन हैं। हमारे सरकार में न्याय की बात होती है, सुशासन की बात होती है, कोई जाति धर्म की बात नहीं होती है कि आप ऐसी सी भाषा बोल रहे हैं। आपकी सरकार थी कश्मीर में 19 जनवरी 1990 का दिन याद करो। 7-7 लाख ब्राह्मण परिवारों को विस्थापित करना पड़ा दिल्ली के धरती पर, और आप हमसे बात करते हैं कि हमारी सरकार में प्रधान बदल दिए जाते हैं। हम प्रधान बनाते हैं। ये देखिए होता क्या है जब आप बात विधानसभा में, फिर से बोल रहा हूँ वही चीज़, क्योंकि बोलना पड़ता है, मजबूरियाँ हैं। नेता लोग गुमराह कर देते हैं, गुमराह भी ये इसी तरह से होता है। बात उत्तर प्रदेश की हो रही है ना, तो आप लोकसभा की बातें कर रहे हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी की बात कर रहे हैं। अरे बात करिए लखनऊ की, बात करिए वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, ये इनकी बात करिए ना, हाथरस, इनकी बात करिए। आप बात कर रहे हैं कश्मीर, ये क्या कुछ चल रहा है? श्रीमान जी, मैं सबसे पहले हमारे जो पूजनीय आदर्श बड़े भाई साहब ने बोला, एक एक प्रश्नों का इनके उत्तर मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले इन्होंने लखीमपुर की बात कही कि गाड़ी चला दिया इन्हीं के मंत्री के बेटे ने। मैं पूछता हूँ, इसके पहले सरकार
इनके पहली बात तो उनके बेटे ने नहीं चढ़ाया, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। जब जनता मारने के लिए टूटेगी तो वो भागेगा। आपके ऊपर कोई थप्पड़ चलाएगा तो आप भागेंगे या तो पलट का जवाब देंगे। वो पलट के जवाब नहीं दे रहे थे, वो भाग रहे थे, वो बीच में घेर के रखे थे। इसके पहले जितने भी पार्टी के पहले समाजवादी पार्टी होती तो घेरने की नौबत नहीं है जी, 4 किलोमीटर दूर खड़ा कर दिया जाता था। और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि हमारी पार्टी जातिवाद नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि इनके जो जिलाध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सिर्फ एक ही जाति विशेष के लोगों से क्यों होते हैं? और रुकिए और ये बोलते हैं कि राजा चुने जाते हैं पहले से घोषित के। मैं बोलता हूं मुलायम सिंह यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव जी या अखिलेश यादव जी के अलावा क्या पार्टी में, समाजवादी पार्टी में या इनके पार्टी में सिर्फ यादव ही हैं? मैं पूछना चाहता हूं इनके पार्टी में सिर्फ यादव ही हैं? और अभी तो मुलायम सिंह हुए, अब उनका बेटा पुत्र अखिलेश यादव जी हुए। हो सकता है कल अखिलेश यादव जी के पुत्र हो। क्या इनके पार्टी में और कोई नेता नहीं है? इनके पार्टी के, इनके परिवार के 25-26 लोग ही विधायक हैं। मैं पूछना चाहता हूं और कोई नहीं है? ये समाजवादी पार्टी परिवारवाद का और जातिवाद का बहुत बड़ा दंश झेल रही है। ये कलंक क्या 22 में सच में धुलेगा कि नहीं धुलेगा? हमारे समाजवादी पार्टी में हर वर्ग के जातियों को विधायक, सांसद, नेता बनाया गया है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जरूर हैं, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पटेल हैं। सारे चेहरे हैं, सारे जातियों में, चाहे कुनबी, धोबी, दहकार, पासी, चमार, खटीक, हर जाति हमारे पार्टी में सांसद, विधायक, नेता रहे हैं। और बीजेपी की सरकार में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे समाजवादी पार्टी में जो गाड़ियां, जो सारी सुविधाएं जो उपलब्ध कराई गई है, उसमें बीजेपी के आदमी और महिलाएं, औरतें नहीं उपलब्ध हैं। ये बताइए, जब जातिवाद है तो क्यों महिला बैठ रही हैं बीजेपी की उसमें? जातिवाद में महिलाएं, ये लिंग वाली बात आ गई कि अब महिला आरक्षण, पुरुष आरक्षण, ये सब। पहली बात तो धीरे धीरे हमारा प्रयास है कि आरक्षण, जरूरत क्यों पड़ी आरक्षण की? क्योंकि कुछ लोग दबे कुचले लोग थे। अभी धीरे धीरे उनका उत्थान हो रहा है। और दूसरी बात, एक माननीय जी ने एक बात रखी थी कि हमारी कुर्सियां भरी रहती है और आपकी कुर्सियां खाली रहती है। मैं कहना चाहता हूं, आप कोई एक वीडियो दिखा दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की कोई कुर्सियां खाली हो। उल्टे ही इनके ही पार्टी की कुर्सियां खाली रहती है। हमारी पार्टी, श्रीमान जी, हमारी पार्टी पैसे देकर भीड़ नहीं जुटाती है। हमारी पार्टी के जो जनता है वो स्वयं आती है। देखिए भैया, किसके रैली में, एक मिनट शांति बनाइएगा, किसके रैली में कितने लोग आ रहे हैं इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जनता का मुद्दा क्या है इस पर जरूर बातचीत करेंगे। बताइए क्या कहना है? पहली बात तो जो भैया कह रहे हैं कि जो है इनकी जातिवाद की पार्टी है। प्रदेश अध्यक्ष की बात करते हैं, इनको पता ही नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष हमारे यहाँ नरेश उत्तम पटेल जी हैं, वो यादव हैं। प्रदेश अध्यक्ष हमारे यहाँ जो है नरेश उत्तम पटेल जी हैं। अभी भैया कुछ बोल रहे हैं, क्या कहना है? अरे विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी हैं जो कहते हैं परिवारवाद, और नरेश उत्तम मतलब रहे बिल्कुल परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद कतई नहीं है। क्या सवाल ही नहीं उठता कि परिवारवाद है। हम कह रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं तो हमारा भाई नहीं पढ़ेगा ना, वो भी काबिल बनेगा, उसका इच्छा काबिल बनेगा, वो भी राष्ट्रपति बनेगा, वो भी प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। क्यों, क्या देखते हैं? बात यह है कि सपा के सरकार से ये पूछ लीजिए कि सैफई महोत्सव क्यों नहीं मनाया जा रहा है? भैया थाली नहीं बजाई जाती, सपा के सरकार में थाली नहीं बजाई जाती। सुनिए, बात है ना, ये लोग इसीलिए परेशान हैं कि इनका सरकार बने तो सैफई महोत्सव बनाए, दिया जलाए, थाली बनाए, जैसे ये होता है। मैं फिर से कहूँगा, अक्सर डिबेट प्रोग्राम में जब किसी विशेष पार्टी की बात होती है तो विशेष लोग थोड़ी सी आवाज ऊंची कर लेते हैं। लगता है कि हम चुनाव जीत गए, मतलब हवाई बनी तो चुनाव जीत गए। सही है कि नहीं है? सही है। हाँ? सही है। मतलब ये चिल्लाएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। अब जो चिल्ला रहे हैं तो भाई सपना सुन रहे हैं। सपना सुन रहे हैं तो चिल्ला रहे हैं, सपना सुन रहे हैं। समाजवादी वाले बहुत चिल्लाते हैं। क्या समाजवादी वाले बहुत चिल्लाते हैं, बोल रहे हैं सपना सुन रहे हैं, चिल्लाएंगे चुनाव जीत लेंगे। क्या भैया, सपना नहीं सुन रहे हैं, सच्चाई है। 2022 में समाजवादी की सरकार आ रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और बीजेपी की सरकार जमानत जब्त होगी।
बीजेपी की जमानत जब्त होगी। इस समय भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 325 सीट के साथ विधानसभा में बैठी हुई है। अब जमानत जब्त हो जाएगी, ये बहुत बड़ा दावा है। देखिए, विद्वान जनता की अदालत से निर्णय जो आएगा, लोकतंत्र में, ये भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा खूबसूरत लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में विद्वान जनता जो जनादेश देगी मुझे स्वीकार है। अगर मेरा 5 साल का कार्यकाल, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल सही नहीं है, हम 15 साल पहले जिला स्तर का फीता नहीं काटे थे, 20 साल पहले ये पक्का पुल नहीं बनवाए थे, 15 साल हमें झेलना पड़ा। विकास की रफ्तार हमारी सरकार पूरा कर दिया और हमारी सरकार जाते जवाते रामपुर घाट को पक्का पुल दे दिया, कठारी को रेलवे ब्रिज दे दिया, मेडिकल कॉलेज दे दिया, गोरखपुर और भदोही को वेटनरी चिकित्सा विश्वविद्यालय दे दिया। और इससे बड़ा क्या विकास आप लेंगे? आईना नहीं चमक रहा है। अब बात देखिए प्रदेश स्तर की हो चुकी है, प्रदेश स्तर की बात हो गई है। अब बात करेंगे भदोही की, अब बात करेंगे औराई विधानसभा की। वास्तव में यहाँ की जनता है, यहाँ की भी तो बातें होनी चाहिए। यहाँ पे अस्पताल कितने आए, यहाँ की स्कूलों की स्थिति कितनी सुधरी, यहाँ के लोगों को रोजगार कितना कुछ मिल रहा है। भदोही में इस समय समाजवादी पार्टी कमजोर है कि मजबूत है, इस पे भी पूछेंगे। लेकिन फिलहाल बताते चले कि 3 विधानसभा में 2 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी है, 1 विधानसभा निर्दलीय जो कि विजय मिश्रा बाहुबली कहे जाते हैं उनका है, और सांसद भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। भदोही की राजनीति में समाजवादी पार्टी कहाँ टिकती है? देखिए, इस 4.5 वर्ष में जो बीजेपी की सरकार ने अपना सत्ता बनाई है, इसमें हमारे जनता को, हमारे वोटरों को, हमारे पब्लिक को गुमराह करके इन्होंने वोटिंग लिया है। और इस बार तीनों यहाँ भदोही जिले की 3 सीटों पे समाजवादी की सत्ता रहेगी और हमारी पार्टी 4.5+ करके इस बार हम बार करेंगे। अभी हाल ही में पंचायत चुनाव बीता, जिसमें जिला पंचायत का भी चुनाव था। वो विधानसभा का सेमीफाइनल कहा जाएगा, सही है कि नहीं है? और यहाँ पे समाजवादी पार्टी फेल हो गई। देखिए, जिला पंचायत चुनाव में हमारी जनता ने करामत लहराई थी, कयामत दिखाई थी। जो जनता का चुनाव था, हमारे समाजवादियों ने सारे जिला पंचायत चुनाव जीते हुए थे। और सत्ता का जो हुआ है, अपने पार्टी के, बीजेपी की पार्टी ने जो अपने सत्ता में जो इस तरह का जो गुमराह करके लोगों को खरीद कर, तोड़ कर, हमारे लोगों को जो अपने भ्रष्टाचारकारी जो लोकतंत्र की जो हत्या किया है, इसलिए अपनी बना लिए दिलाध्यक्ष। आप मानते हैं, सुनिए, आप मानती हैं कि समाजवादी पार्टी के जो भी सदस्य थे वो अपनी पार्टी के प्रति निष्ठावान नहीं है? देखिए, हमारे जनता जो वोटिंग था, जो जनता जो पब्लिक का वोट था, वो सारे 10 हमारे प्रत्याशियों ने जीत कर इस समय जीते हुए हैं। तो बिके हुए ना। देखिए, ये बीजेपी की सरकार ने जो लोकतंत्र की जो हत्या किया है, ये जबरदस्ती कर रहे हैं। जब बिकने वाले हैं तो खरीदने वाले भी तो होंगे। ऐसा नहीं होना, पुनः मेरी सरकार आने पर फिर हम लोग ने पुनः अपनी बना लेंगे। भदोही की राजनीति में पक्ष विपक्ष कितना मजबूत है, क्या कुछ कहना है? सीधी सी दिख रही है भैया, पक्ष भारतीय जनता पार्टी की मजबूत है। जो इन्होंने कहा हमारी जनता को गुमराह किया गया, और जिला पंचायत सदस्य में मैं कहना चाहता हूं, अगर गुमराह जनता नहीं होती है, गुमराह जवाब देती है जनता जवाब देगी, फिर से देगी। जिला पंचायत सुनिए, गुंडई तो समाजवादी। आप डिस्कस कर लीजिए। एक मिनट, एक लोग बात करिए। भदोही की राजनीति में समाजवादी पार्टी विपक्षी भूमिका में है कि नहीं है? नहीं है। समाजवादी पार्टी, सुनिए, जो बात अभी चल रही थी बिकने ना बिकने की बात, अगर जो है नहीं हम बिकते तो लखीमपुर खीरी जैसा कांड होगा, चीरहरण होगा। नहीं सोझे मानेंगे तो टेढ़े मनाया जाएगा आपको। आप कैसे मानेंगे, आप बताइए। इसलिए जो है जिला पंचायत का जो है सारा चुनाव, ब्लॉक प्रमुखी का सारा चुनाव इन्होंने जो है अर्जित किया गुंडई के बल पर। शाहीन बाग के हाल बता दीजिए इनसे।
इनकी सरकार की साइन बात की हाल बता। आप बता दीजिए ना। नहीं जानते, ये भूल गए। नहीं हम बता दिए, इनको मालूम हो गया इतना इससे। अभी यहाँ का विधायक हैं, कहा हमारी सरकार बने, भाजपा में इसी से देखिए 10 मिनट में लाइन भर जाएगी। अभी जो है बात चल रही थी कि औराही विधानसभा क्षेत्र में ये जो चीनी मिल खड़ी है, हमने इसको चलवा देंगे। आज तक चीनी मिल खड़ी रह गई, कुछ नहीं वहाँ। औराही विधानसभा में एक तो चीनी मिल है, चीनी मिल है नहीं था। और बंद कब हुआ? कब बंद हुआ? कब बंद हुआ है? समाजवादी पार्टी की सरकार में। तो बीजेपी का सरकार इसलिए बनाया गया कि ये चालू करवाएगी। हाँ, बंद क्यों हुआ? ये बंद हुआ, अभी तो हम नहीं बता सकते बंद क्यों हुआ। कोई चालू 2007 में 200 करोड़ का घाटा दिखा करके उसे बंद कर दिया गया। इसके बाद सरकार आ गई मायावती की, इसके बाद सरकार आई समाजवादी की, लेकिन किसी ने चालू नहीं करवाया। सही है कि नहीं है? क्या कहना भैया, इनसे पूछिए, ये जितने लोग चिल्ला रहे हैं ये कौन से पार्टी के हैं? पहली बात। दूसरी बात, इन लोगों को ये नहीं पता है कि चीनी मिल औराही का किसने खाया। हम किसने खाया बता दीजिए। अरे वही बताए ना यही लोग। क्यों नहीं? किसने खाया चीनी मिल? किसने खाया? अगर कोई खाया तुम्हारी सरकार बनवाई क्यों नहीं? इस समय वर्तमान में झूठी सरकार है बीजेपी की झूठी सरकार है। इन्होंने चालू क्यों नहीं करवाया? हम ये पूछना चाहते हैं, ये बीजेपी सरकार क्यों नहीं चालू करवाया? एक मिनट। आप लोग देखिए, आप लोगों के प्रतिनिधि हैं। अगर वो बोल रहे हैं तो आपको मौका तो देना चाहिए ना। आप लोग थोड़ा शांति बनाइए। ये सरकार में इतना दम है तो क्यों एयरपोर्ट बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, क्यों रेलवे स्टेशन बेच दिए, क्यों LIC ऑफिस बेच दिए? आपकी सरकार क्यों बेच दिया? क्यों बेच दिया? अभी बात औराही विधानसभा की तो बात पहुंच गई। बताइए अब। मैं कह रहा हूँ, इन्होंने कहा बेच दिए, मेरी सरकार ने। इनके सरकार में चीनी मिल, इंदिरा मिल सब बिक गई। उसके बाद हमारी सरकार ने 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण करा दिया उत्तर प्रदेश की धरातल पे। बिक रहा है, खरीद रहे हैं। रुकिए एक मिनट। बिक रहा है, खरीद रहे हैं। क्या कहना भैया? 2017 से पहले ठीक बात, सबके नौकरी मिल के रहा, सब घर रोड बन के रहा। महाराजगंज में जब पानी बरसत रहा तो सबके सब्जी टॉप पैर लगत रहा, सब्जी चलावत रहा, महंगा चलावत, घर में चलावत रहा। आज रोड देख ला, विकास। अगर आप यहाँ वोट लेते महाराजगंज से तो महाराजगंज विकास देख ला। वोट यहाँ चाहे ना तो यहाँ विकास देख ला। दूसरे बात आएगा चीनी मिल बदे, तो चीनी मिल उससे पहले चालू रहा ना, बीजेपी बन रहा है। वो योगी जाना तो विकास खत्म हो गया। जाके बनास देख ला, और जाके इराद जो रोड चलता आती है, आदमी के अगर छिनती होता रहा, अब रोड लग गया, रोड लाइट लग जड़ता, पब्लिक आराम से जाए। समझ में आया कि हम यूपी नहीं है, हम MP में या दिल्ली में चढ़त है। ये बहबाई हो रही है कि आरोप लगा रहे हैं? ये आरोप नहीं, ये बहबाई बीजेपी की इतना बाना कि लोग विपक्ष का मुद्दा ही नहीं बने यार। मुद्दा ही नहीं। डाला सीमेंट फैक्ट्री, चुनार सीमेंट फैक्ट्री, चुर्क सीमेंट फैक्ट्री, औराही चीनी मिल, इंदिरा मिल, गोपीगंज कंबल कारखाना, इतने मिल, इतने देश आज से 25 साल पहले हमारे यहाँ थे, सभी बेच दिए गए। जैसे JP सीमेंट फैक्ट्री का वहाँ के कर्मचारी आंदोलन किए, यही सब बड़ी बात है। भदोही भी 27-28 साल का है। भदोही जो है 30 जून 1994 को वाराणसी से अलग हुआ। उस समय सरकार थी मुलायम सिंह यादव की। वो आप बता रहे हैं 25 साल पहले ये थे, तो ये बड़ा घपला हुआ समाजवादी ने किया है। क्यों? और वहाँ पर जब वहाँ के कर्मचारी हड़ताल किए तो गोलियों से भून दिया गया उनको। उनकी स्मारक आज भी चुनार सीमेंट फैक्ट्री और डाला सीमेंट फैक्ट्री में बनी हुई है। तो कोई ये ना कहे कि मैंने बहुत विकास किया है। यहाँ का विकास आज की डेट में योगी आदित्यनाथ के और मोदी के नेतृत्व में अच्छा हो जा रहा है, और युवाओं को रोजगार मिल रहा है। नए कुछ अपने रोजगार करने पड़ते हैं। एक मिनट। जब भदोही बना तो लोगों की पक्षाएं बढ़ गई। भदोही बढ़ा, लोगों की पक्षाएं बढ़ गई, लेकिन लूटपाट के केंद्र में भदोही बिक गया। हमारा यही गांव पड़ता है, भक्तापुर हमारा गांव है। भक्तापुर हमारा गांव है। आप पैदल नहीं जा पाएंगे। यही विकास हुआ है। यही औराही, यही बात अभी सीमेंट फैक्ट्री की हो रही थी, बात चीनी मिल की। इंदिरा मिल तो जो है कांग्रेस के जमाने की बिक गई जो है, वो आज सपा की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में बिकी है ये। समाजवादी को तो बनवाना चाहिए था भैया।
अरे भैया तो जब बिक गई है वहाँ कोई है ही नहीं है। जब कोई जो है समाजवादी पार्टी उसको बजट आवंटित कर देते, बजट आवंटित तो करना चाहिए था। इसको छोड़ के ऐसा बात है, यहाँ पार्टी की चाहे कोई भी पार्टी हो, हम लोग लोकल है ना, जनता यहाँ भदोही की है, औराई की जनता है, तो औराई का ही कोई नेता होना चाहिए ना। अब जब बात आ रही सरकार की, तो समानांतर सरकारें चलती आई हैं और चलती रहेंगी, लेकिन यह बताया जाए कि जो नौकरी बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी में जब सरकार थी, मुलायम की सरकार थी, हाँ, वैकेंसी निकली थी, यही गोरखपुर में वैकेंसी निकली थी, होनहार बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। रात में 12-1 बजे हेलीकॉप्टर उतरती है और लिस्ट फाड़ के फेंका जाता है, वहाँ उनका दूसरा लिस्ट आता है। वो कौन सा लिस्ट होता है? समाजवादी पार्टी पैसा लेके नया लिस्ट जारी करती है। हाँ भैया क्या कहना है? ये सब गलत बात है। समाजवादी पार्टी में ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है, हेलीकॉप्टर उतरे और लिस्ट फाड़ दे। चलिए वो बात छोड़िए, गोरखपुर की बात छोड़ दीजिए, भदोही की बात हो रही है ना, भदोही की बात बताए। यही गोरखपुर में जो है, यही गोरखपुर में सतीश गुप्ता का हत्या हो गया। गोरखपुर में मार कर सतीश गुप्ता का हत्या कर दिया गया, और उसको जो है पुलिस और यही प्रशासन बचाने के चक्कर में है। हम कहना चाह रहे हैं कि बच्चे 23 साल से ऊपर हो जा रहा है, आर्मी की नौकरी नहीं आ रही, कोई सब टाल दिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? अरे जो आ रहा है वो लिख कर दिया जा रहा है। बांध रही है। चलो आजू के लगन बराबर सर, योगी सरकार की विकास मैं मानता हूं सर, मैं सारे विकास को आपको मानता हूं। बीजेपी के सारे नेताओं का मैं आदरणीय सम्मान करता हूं। मैं सारे विकास को मानता हूं। सन 2018 की वैकेंसी ग्रुप डी की, वो आज तक क्लियर नहीं हुई। आप किस सिस्टम की सुधारने की बात करते हैं? आज तक क्लियर नहीं हुई सन 2018 की वैकेंसी ग्रुप डी की, बताइए आप। जब आप युवाओं से बात करिएगा तो उनका तो रोष हालांकि दिखता है, लेकिन बात जब हम औराई विधानसभा की करेंगे तो भाई विकास की तो बात की जाएगी। औराई विधानसभा में आप विधायक बन जाएंगी। 1 मिनट, आपसे सवाल मेरा है, सुन लीजिए, पूरा सवाल सुन लीजिए। अगर आपको यहाँ की जनता आपको चुनाव जितवा देती है, विधायक मान लेती है, विधायक बन जाती है, सबसे पहला काम आपका क्या होगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपकी बात हम रख रहे हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं, मैं विगत 2 वर्षों से लगातार अपने फील्ड में, अपने जनता में हूँ, लेकिन यहाँ का इस वर्तमान विधायक बीजेपी की सरकार में यहाँ इस जनता की प्रतिनिधि कौन है? और जितने नौजवान बच्चे कटे मरे जा रहे हैं, जो दुखी और जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो बहुत गरीबी रेखा के नीचे जो जीने वाले हैं, मैंने अभी तक उसके दरवाजे पर वर्तमान विधायक को कभी दरवाजे पर नहीं देखा। और मैं अपनी बात कह रही हूँ, सिर्फ अपनी बात। अगर मुझे यहाँ की जनता ने चुनती है, मैं इनकी सेवक बनती हूँ। मैं विशेष रूप से अपने बहू बेटियों को और अपने नौजवान छात्र छात्राओं को, किसानों को, नौजवानों बुजुर्गों को जितना हमसे हो सकेगा, मैं न खाकर, मैं अपना पेट न भर के, अपने बच्चों का पेट न भर के, मैं अपने औराई विधानसभा की जनता का पेट भरने के लिए बखूबी काम करूँगी। और जहाँ मेरी जनता का पसीना बहेगा, मैं अपना वहाँ खून बहाऊंगी। मैं पब्लिक के बीच में ये वादा करती हूँ। नेताओं का वादा है। आप विधायक बनेंगे, औराई के लिए क्या कीजिएगा? मैं विधायक बनूंगा, समय आप लोगों का आशीर्वाद मिला, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, स्वास्थ्य की सुविधाएं जो हो वो चौमुखी विकास होगा। मैं एक सेवक की तरह रहूंगा और विकास की गंगा बहाऊंगा। इन्होंने कहा 2 साल से मैं यहाँ हूँ, भाजपा का विधायक नहीं काम किया, सरकार का काम नहीं किया। इसके पहले 5 साल इन्हीं की विधायिका थी, इन्हीं की सरकार थी। कितना काम किया, कितना ऐनाक नहीं चमका। जिला अस्पताल लटक गया, पीपा पुल लटक गया, पक्का पुल लटक गया, कहाँ इनका विकास चला गया? औराई की जब बात होगी तो सभी मुद्दों पर न बात होगी। बिल्कुल सही है कि नहीं है? बिल्कुल मुद्दों पे बात होगी। जैसे इन्होंने कहा कि बात कर लीजिए उनसे पहले। अच्छा, ये इनका क्या क्या आरोप था, एक बार से फिर से बता दीजिए, क्योंकि जवाब मिलने वाला है आपसे। जी, हम सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं। इसके पहले हमारे सरकार से पहले आपका विधायक कार्य किया था और औराई को स्वर्ग बनाया था, चौमुखी विकास किया था। तो औराई की विद्वान जनता की अदालत ने 20 से 25 हजार वोटों से चुनाव हराने का कार्य किया। क्यों ऐसा कार्य था? देखिए,
हमारे समाजवादी पार्टी में जितने कार्य हुए हैं सिर्फ समाजवादी पार्टी का कार्य हुआ है। हर गांव में हर जगह नलकूप की व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था है, टूटी फूटी सड़कें हमारे सपा सरकार में बनाई गई है। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ 4.5 वर्ष होने के आ गया है इस बीजेपी की सरकार में और विधानसभा में क्या नया निर्माण हुआ है, हमारी जनता बताए। इस 4.5 वर्ष में हमारी जनता और हमारे छात्र छात्राओं नौजवान किसानों को क्या इस सरकार ने क्या सुविधा दी है, मैं एक काम पूछना चाहती हूँ। और विधानसभा में 4.5 साल में क्या क्या नया निर्माण हुआ है उस पर बता दीजिए जवाब। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस औराई विधानसभा का नाम सुनते हैं, औराई विधानसभा का औराई बस स्टैंड करोड़ों करोड़ों की लागत से चमक रहा है। औराई में रेलवे ब्रिज बनने जा रहा है। औराई में हर गांव का रोड चमक रहा है। क्या नहीं हुआ औराई में, इनसे पूछा जाए। जब कुल विकास हो गया तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं। बस स्टैंड बीजेपी की सरकार नहीं बनाई है, जो बना हुआ है बस अभी तक चालू क्यों नहीं करा गया? चालू हो गया है बस। इन्होंने जैसे कहा कि मेरी सरकार आएगी तो ये करेंगे, इनकी सरकार आएगी तो सिर्फ एक काम कर सकते हैं। ये अल्पसंख्यक की बात करते हैं, इनको सिर्फ चुनाव में अल्पसंख्यक याद आते हैं। ये करेंगे क्या? इनकी सरकार आएगी तो कार सेवकों पर गोली चलवाएंगी। ये बोलती खून पसीना करके मैं उनके लिए मेहनत करूंगी। हाँ, हिंदुओं पे ये गोली चलवा के उनके लिए वो करेंगी। सिर्फ यही एक काम आता है इनको। बीजेपी पे आरोप लगता है धार्मिक तुष्टीकरण का। आपको प्रमाण भी मिल गया ना। लास्ट होते होते विकास की बातें अधूरी रह गई, लेकिन धार्मिक तुष्टीकरण ये लोग करने लग गए, हिंदुत्व की बात करने लगे। लेकिन कटु सत्य है, मैं मानता हूं धार्मिक तुष्टीकरण करते हैं, लेकिन कटु सत्य है कि कार से गोली आप लोगों ने चलवाई है। और वाराणसी में जिस तरह से साधुओं पे लाठी डंडे पीटे गए, ये समाजवादी में ही हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी की सरकार, बीजेपी के नेताओं ने झूठ बोला है। झूठ बोलने के इन्होंने प्लांट खोल लिया है। बीजेपी की सरकार सारी हमारे कोई गोली नहीं चलवाया हमारी सरकार में। बीजेपी सरकार क्या कर रही है वो अभी वर्तमान देखिए। क्यों रौदे जा रहे हैं हमारे बहू बेटियां बहनें, क्यों रौदी जा रही हैं? एक मिनट प्लीज, एक मिनट देखिए। दोनों जिसके बाल बच्चे नहीं हैं वो बाल बच्चों की दर्द नहीं समझ रहे हैं। हमारी जो है हमारी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दोनों के पास न तो पत्नी है न तो बच्चे हैं, और ये दोनों झूठ बोलने वाले हैं। और बीजेपी की नेताओं के मुंह में झूठ बोलने का मशीन प्लांट बैठा हुआ है। सपा की सरकार में हमारी जनता, हमारी पब्लिक, हमारे छात्र छात्रा, हमारे नौजवान किसान व्यापारी, हमारी सपा की सरकार में सब सुरक्षित है। और मेरी सपा की सरकार आने वाली है। प्लीज एक मिनट, ये जब बात हो ही रही है तो सभी पार्टियों से हो जाएगी। पीस पार्टी से आप हैं, और आई विधानसभा में 4-5 समस्या बता दीजिए। ये लोग बारी बारी से शासन कर रहे हैं, इन लोगों को समस्या दिखाई नहीं रहा है। समस्या बता दीजिए, 2-3 समस्या आप बताइए। जी, समस्या औराई में, औराई की जनता जो यहाँ पर उपस्थित है मुझसे बेहतर तो वो जानती है। लेकिन अभी बड़े भाई ने, बीजेपी वाले ने कहा कार से ऊपर गोली चलाई, और माननीय बिंदु जी ने कहा कि ये वहाँ लाठी डंडा चलाया। मतलब उन्होंने किसानों पर लाठी डंडा चलवाया है, इन्होंने कार सेवकों को। और हमारी पार्टी हिंदू और मुसलमान को मिलाकर काम करना चाहती है, किसी को लड़ाने के वाला काम हम नहीं करना चाहते। तो मैं औराई विधानसभा के जनता से सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि अगर पीस पार्टी की सरकार बनती है तो आपका समस्या हमारा समस्या होगा। चलिए, औराई विधानसभा की समस्या पीस पार्टी की समस्या है। सपा भाजपा वाले बारी बारी से शासन कर रहे हैं, औराई की दशा सुधर नहीं रहा है। सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? भैया ये तो जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने नहीं सुधरेगा। महंगाई ने कमर तोड़ दी है। 200 रुपये किलो कमर। ये हो गई बात, ये हो गई। औराई विधानसभा की बात करिए, औराई विधानसभा में बदलाव होगा कि नहीं होगा? कहाँ से होगा? आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अन्न का जो है भंडारण करके कोटेदारों के यहाँ से बांट रहे थे। किसी भी व्यक्ति को, किसी कोटेदार के यहाँ से 2 व्यक्तियों को मिला राशन, किसी को 1 व्यक्ति। ये झूठीवादी सरकारों को आप लोग हटाइए। कितने दिन लगे? माननीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे सन्नवासी में 7 लाख ब्राह्मणों को कश्मीर से, उसमें किसके ये केंद्र में सरकार ये सहयोग देकर जम्मू कश्मीर में मुक्ति सरकार बनाए हुए थे। और ये बात करेंगे 370 हटा दे, कौन से वहाँ से ब्राह्मण लोग चले गए ना, वहाँ 7.5 लाख ब्राह्मण।
उनको जमीन मिल गई। औराई विधानसभा की बात करिए भैया। औराई विधानसभा को जरूरत है, विकास की नहीं जरूरत है। औराई विधानसभा विकास की जरूरत है। औराई विधानसभा विकास होगा कि नहीं होगा? विकास हो रहा है, विकास होगा। पार्टी भारतीय जनता पार्टी से हमारा सवाल है, यहाँ बैठे सारे लोगों से सवाल है, हिंदू की क्या पहचान होती है जो हिंदू और मुसलमानों में लड़ाने का काम, ईसाइयों में लड़ाने पहचान बता दे। ये तो हम ये जब धार्मिक तुष्टिकरण की बात होगी तो कर भी लेते हैं, पहचान बता दीजिए ना। हिंदू मुस्लिम ये क्या कुछ चल रहा है? ये आरोप लगा रहे, जनता आरोप लगा रही है। देखिए ये आप मत चाहिए, आप पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, ब्राह्मण उत्तम कुल में आपका जन्म हुआ है। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं सनातन धर्म की बात करता हूँ। मैं सनातन धर्म की बात करता हूँ। आप क्यों चले जाएंगे? पहले सवालों पे आते हैं, सवालों पे आते हैं। कृपया शांति बनाए, कृपया शांति बनाए। सवालों पे आते हैं। हिंदुत्व की पहचान वो पूछ रहे हैं। हिंदुत्व की पहचान है हिंदू एकता का संदेश देने वाले स्वामी विवेकानंद ने 127 साल पहले अमेरिका के धर्म संसद में भारत की गरिमा गौरव बढ़ाने का काम किया था। हिंदू की बातें करेंगे, हम सर समाज की बात करते हैं। चलिए अब सभी लोगों से हर विषय पे बात हो गई है। मैं सभी लोगों से यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे प्रतिनिधि हो चाहे जनता हो, सभी लोगों से विदा लेना चाहता हूँ और अभी से इस कार्यक्रम की बंद करने की घोषणा करता हूँ। देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान में। विपिन मिश्रा, जय हिंद, जय भारत।